नमस्कार, आप सबका स्वागत है तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के YouTube चैनल पर। और आज अपन बात करेंगे राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, उन प्रश्नों के बारे में जो गत वर्ष और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके बाद है ना, तो अच्छे अच्छे सवालों को पढ़ेंगे और अच्छी तरह से जुड़ते रहिए। 2 दिन मेरी क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और लगातार वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर करते रहिए। पहला सवाल देखिए भाई, पहला सवाल अपनी स्क्रीन में है कि राजस्थान में प्रयुक्त पछेवड़ा क्या है। तो पछेवड़ा क्या होता है ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन ये है, मोटे सूती कपड़े रेजे की ओढ़ने की चादर, या गेहूं या बाजरे के आटे का बनाया गया पेय पदार्थ, सन्यासियों का भिक्षा पात्र, और बैलगाड़ियों के थट्टे पर लगाया जाने वाला कटहरा। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है, इसका आपको आंसर देना है। बता दीजिए भाई, गजब का सवाल है और गजब का आंसर देना है आपको। बताइए, अच्छा सवाल है। राजस्थान में प्रयुक्त पछेवड़ा है एक, क्या है ये बताना है। लाइक कर देना भाई, है ना। 2 दिन बाद में आया हूं तो नाराजगी नहीं रखनी है। तो राइट आंसर जब भी आपसे पूछे कि पछेवड़ा क्या है, तब आप क्या जवाब दोगे? आप कहोगे सर ये पछेवड़ा मोटे सूती का क्या होता है, एक ओढ़ने का एक चादर होता है। ये आपको याद रखना है ना, पछेवड़ा। बिल्कुल परेश कुमार जी आपने सही बताया है कि पछेवड़ा राजस्थान में प्रयुक्त क्या है, एक है रेजे का एक वस्त्र होता है, मोटे चादर होता है। अभी सर्दियों का मौसम है ना, तो सर्दियों के मौसम में हम लोग क्या करेंगे भाई, इसका उपयोग करेंगे और इसको आराम से ओढ़ेंगे और उसके बाद ओढ़ने के बाद अपने फोन को चलाएंगे, दुनियादारी से कोई मतलब नहीं रखेंगे, है ना। तो ये पछेवड़ा है, ये आपको याद रखना है। आगे बात करूं मैं आपको, तो ये पछेवड़ा सूती का वस्त्र है, सूती का वस्त्र है। ज्यादातर इसका प्रयोग कौन करते हैं भाई? आदिवासी समुदाय के लोग करते हैं। आपको ये भी याद रखना है कि हमारे राजस्थान के अंदर आदिवासियों से रिलेटेड कुछ ऐसे वस्त्र है, जैसे पछेवड़ा कह दिया मैंने। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई नांदना क्या है, नांदना, और नांदना को क्या कहा जाता है? नांदड़ा कहा जाता है। ये क्या है? तो ऐसे अवश्य सवाल जब भी पूछे तो आप कहोगे सर ये आदिवासियों के द्वारा प्रयुक्त, ये आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है। सवाल कभी पूछे आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र कौन सा है, तो आदिवासियों का प्राचीनतम वस्त्र है जिसका क्या नाम है भाई? पछेवड़ा नहीं है, बल्कि क्या है भाई? नांदड़ा है। अब आगे बात करना है तो आपको यह भी बताना है कि भाई देखिए, हमारे राजस्थान के अंदर वस्त्र, पारंपरिक चीजों के अंदर काफी चीजें वस्त्रों से रिलेटेड आपसे पूछी जाती है। कहीं ऐसे पूछ लिया जाता है कि फेंटा क्या है, मालिया क्या है, इस प्रकार से। वस्त्र नगरी भीलवाड़ा को कहते हैं, बहुत बढ़िया भैया ना। टेक्सटाइल सिटी या वस्त्र नगरी, और वस्त्र नगरी किसको कहते हैं? भीलवाड़ा को कहते हैं। लेकिन रंगाई छपाई की नगरी पूछे कि रंगाई छपाई की नगरी किसे कहते हैं, तो रंगाई छपाई की नगरी कहते हैं भाई अपने को, किसको? पाली को कहते हैं। किसको? पाली को कहते हैं। याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। और अगला सवाल देखिए, और अगला सवाल कुछ महत्वपूर्ण सवाल है ये वाला। और सवाल आपसे क्या पूछ रहा है कि वह स्थान जहां 3 गांवों की सीमा लगती है, तो 3 गांवों की सीमा जिनके साथ लगती है उनको क्या कहा जाता है? तिपोकड़, तिपाटो, तिधारी या तिलवास, ये आपको बताना है। 3 गांवों की सीमा लगती है। ये गांव है रामपुर, ये गांव है भाई कौन सा गांव है? हाँ, श्यामपुर, और ये कौन सा है भाई? लक्ष्मणपुर। और यहाँ पर तीनों गांवों की क्या लग रही है? सीमा लग रही है। और 3 गांवों की जो सीमा लगती है उसको क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बता दीजिए, अच्छा सवाल है। तिपोकड़, तिपाटो, तिधारी या तिलवास? बेहतरीन सवाल है भाई। हाँ, वेरी गुड। ऐसे सवाल जब पूछे जाते हैं तब आपको याद रखना है कि भाई 3 गांवों की सीमा लग रही है। कितने गांवों की? 3 गांवों की सीमा लग रही है। बता दीजिए भाई। श्रवण कुमार, अजू परमार, परेश कुमार, आकाशपुरी, परेश कुमार, राज खटीक, अरविंद बिश्नोई। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। और इसका आपको क्या देना है? सही और सटीक जवाब देना है। सही और क्या देना है भाई? सटीक। बिल्कुल तिराहा कहते हैं, तिराहा कहते हैं। तिराहा के अलावा क्या कहते हैं? 3 राहों का समूह होता है तिराहा, समझे आप। लेकिन 3 गांवों की सीमा पूछी है, वेरी गुड। 3 गांवों की सीमा को कहा जाता है तिपाटो। क्या कहा जाता है भाई? तिपाटो कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। अरविंद बिश्नोई ने बढ़िया आंसर दिया है। अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है ये, क्या सवाल पूछा है? बेहतरीन सवाल पूछा। कौन सा युग्म असंगत है उसके बारे में बताना है।
कि ललित कला अकादमी जयपुर में, राजस्थान उर्दू अकादमी भरतपुर में, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जोधपुर में और राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी जयपुर में। अब इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। अच्छा और बेहतरीन सवाल पूछा है। राजस्थान की कुछ संस्थाएं पूछी है। क्या पूछी गई है भाई? संस्थाएं पूछी है और उन संस्थाओं से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में डापा चूक करने वाले सवाल होते हैं और इसका आपको सही और सटीक और तरीके से आंसर देना है। बता दीजिए कौन सबसे पहले बता रहा है? वेरी गुड, सुरेश कड़वासरा, गिरधारी लोहिया। बताइए भाई। अच्छा सवाल पूछा है। पहला सवाल है राजस्थान ललित कला अकादमी। बताइए। राजस्थान ललित कला अकादमी पूछा है। उसके बाद राजस्थान उर्दू अकादमी पूछा है। बता दीजिए भाई। ऐसे सवाल अगर पूछ लेते हैं तो आप क्या जवाब दोगे इसका? राजस्थान की साहित्यिक संस्थाएं, सांस्कृतिक संस्थाएं हैं ये। हाँ, इनमें से कौन सा मैच नहीं हो रहा है? राजस्थान उर्दू अकादमी मैच नहीं हो रहा है। क्या? राजस्थान उर्दू अकादमी। याद रखना, राजस्थान उर्दू अकादमी जयपुर के अंदर है। कहाँ है भाई? जयपुर के अंदर है। अब देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं उर्दू अकादमी के बारे में, तो आपको याद रखना है कि भाई उर्दू अकादमी जयपुर के अंदर है। कहाँ है भाई? जयपुर के अंदर है और इसकी स्थापना 1979 में हुई थी। 1979 में इसकी स्थापना होती है। और उसके अलावा आपको याद रखना है कि जो उर्दू अकादमी है यहाँ की एक पत्रिका है और वो पत्रिका त्रैमासिक पत्रिका है। तो याद रखना, राजस्थान उर्दू अकादमी द्वारा त्रैमासिक पत्रिका निकाली जाती है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है भाई नखलिस्तान। कौन सा तान है? नखलिस्तान है। ये आपको क्या रखना है? ये याद रखना है। किसके बारे में याद रखना है? तो ये याद रखना है भाई उर्दू अकादमी के बारे में। किसके बारे में? उर्दू अकादमी के बारे में। आगे बात करते हैं, अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपसे क्या पूछ रहा है? अगला सवाल ये पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा वाद्य वीणा के आकार का होता है एवं वीणा का प्रारंभिक रूप कहा जाता है? तो उस वाद्य यंत्र का नाम बताइए भाई जो वीणा का तो आरंभिक रूप है और कहते हैं कि वीणा के लगभग आकार का होता है। बपंग, कामायचा, चिक्कारा और जंतर। इतना अच्छा और इतना बेहतरीन सवाल पूछा है राजस्थान के वाद्य यंत्रों से रिलेटेड, तो आपको इसका आंसर बताना है। बता दीजिए भाई, गजब सवाल पूछा है। बताइए, राइट आंसर बताना है आपको। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछते हैं मेरे भाई। बताइए, वाद्य यंत्रों के बारे में आप पढ़ते हैं और वाद्य यंत्रों से रिलेटेड ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बताइए, वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं सर कामायचा सही है, और भी भाई कोई सोच सोच के आंसर देना, गलत मत बताना। वाद्य यंत्र पढ़ते हैं अपन। तो बताइए भाई, जो वीणा जैसा दिखता है, किसके जैसा दिखता है? वीणा जैसा दिखता है, उसका आपको आंसर बताना है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आप लोग कह रहे हो कि सर कामायचा, और गिरधारी ने बताया कि सर जंतर सही है। कौन सा बताया गिरधारी ने? जंतर बताया है। बिल्कुल, आपने जंतर बताया है, मतलब गिरधारी ने सही बताया है। जंतर एक वाद्य यंत्र है और ये तत्व वाद्य यंत्र है, यानी इसकी जो तारों की ध्वनि होती है उस ध्वनि के द्वारा हम लोग क्या करते हैं भाई? संगीत का आनंद लेते हैं। अब आपको याद रखना है, सवाल जब भी आपसे कमाईचा के बारे में या जंतर के बारे में पूछे तो जंतर के बारे में याद रखना कि जंतर के अंदर 5 या 6 तार होते हैं। कितने होते हैं? 5 या 6 तार होते हैं। पहली बात तो ये याद रखना है, किस में होता है? जंतर में। फिर आप कहोगे सर ये वीणा का आरंभिक रूप है। किसका? वीणा का आरंभिक रूप है। फिर आपसे पूछे और क्या जानते हो आप इसके अंदर, तो याद रखना इसका जो पर्दा होता है ना, इसका पर्दा वो मगरमच्छ की खाल का होता है। मगरमच्छ होता है, बिल्कुल, हाड़ौती क्षेत्र में मगरमच्छ खूब मिलते हैं, कोटा चंबल, तो मगरमच्छ की खाल का पर्दा होता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा इसके बारे में कि इसको बजाते कौन है? तो देवनारायण जी की जो फड़ होती है, और देवनारायण जी की जो फड़ होती है और उस फड़ के वाचन के समय बजाया जाता है। वाचन के समय इसको बजाने वाला कलाकार क्या कौन होता है भाई? तो इनको बजाते हैं भाई बगड़ावत भोपे। बगड़ावत भोपों के द्वारा बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र कौन सा है? तो आप कहोगे सर वो है जंतर। कौन सा वाद्य यंत्र है? जंतर है। ये आपको याद रखना है। किसके बारे में? जंतर के बारे में। ठीक है भाई, वेरी गुड। अगला सवाल देखते हैं, और इसी में ही मैं अगर आपको बताऊं, क्योंकि देखो सवाल का लेवल अब चेंज हो चुका है। सवाल अब नहीं पूछा जाता है कौन सा तत्ववाद्य यंत्र है या कुछ और वाद्य यंत्र है। अब आपसे पूछ ले कि बपंग क्या है, तो आप कहोगे सर ये बपंग वाद्य यंत्र है। क्या है भाई?
बपंग वाद्य यंत्र है, लेकिन आपसे ये पूछे बपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है, तब आप कहोगे सर ये डमरू से मिलता जुलता है। किससे? डमरू से मिलता जुलता है, लेकिन जो डमरू होता है मिलता जुलता है और डमरू होता है वो अवनद होता है, लेकिन ये तत्ववादी यंत्र होता है। फिर आप इसके बारे में क्या कहोगे सर? ये कटे हुए तुम्बे से बनाया जाता है, कटे हुए तुम्बे से निर्मित। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाएगा और मेरे भाई और बता क्या जानता है, दो बातों से काम नहीं चलेगा। तो आप कहोगे सर इसे काख में दबाकर बजाया जाता है। काख में दबाकर क्या करते हैं भाई? बजाते हैं। फिर आपसे क्या पूछा जाएगा इसके बारे में, ये कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है भाई? तो मेवात क्षेत्र में ज्यादा बजाया जाता है। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा प्रसिद्ध कलाकार कौन है? प्रसिद्ध कलाकार बपंग वादक, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित जहूर खां मेवाती। जहूर खां मेवाती जो मेवात क्षेत्र के रहने वाले हैं। और कौन है? उमर फारूक मेवाती। उमर फारूक मेवाती ये भी इसके क्या है भाई? कलाकार है। किसके कलाकार है? तो आप कहोगे सर ये बपंग के कलाकार है। ठीक है, आगे बात करते हैं और अगला सवाल देखते हैं। और अगला सवाल है, जैसे कि आप लोगों ने कहा कि सर कामायचा, कामायचा वाले जिन्होंने बी ऑप्शन दिया था सबसे पहले, वो भी सुन लो भाई। कामायचा के बारे में आपसे क्या क्या सवाल पूछा जा सकता है। तो कारम जो कामायचा है ना, ये सारंगी जैसा दिखता है। किसके जैसा दिखता है? सारंगी जैसा दिखता है। 16 तार नीर से बना होता है ये, और 3 तार होते हैं इसके, वो बकरे के आंतों के होते हैं। जो बकरे की आंत होती है ना, बकरे की आंत के बने होते हैं। ये भी आपको याद रखना। फिर आपको ये भी याद रखना है कि इसे केवल एक ही लकड़ी का प्रयोग, इसमें क्या होता है भाई? याद रखना, ये ईरानी वाद्य यंत्र है। ईरानी वाद्य यंत्र है। इसका जो गज होता है ना, गज की सहायता से बजाया जाता है। गज की सहायता से इसको बजाते हैं। ये भी आपको याद रखना। मोस्टली आपसे पूछा जा सकता है कि ये गज के जो तार होते हैं वो किसके बने होते हैं। तो अपने घोड़ा होता है ना, घोड़ा, और घोड़े की जो पूंछ होती है ना, उस पूंछ के बाल से बना होता है भाई अपने इसका कामायचा का गज। ये भी आपको याद रखना है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि कौन सी जाति के लोग इसको बजाने में सिद्धहस्त होते हैं। तो मांगणियार जाति होती है ना, बाड़मेर जैसलमेर क्षेत्र में, पश्चिमी राजस्थान में, वो इसे बजाने में दक्ष होते हैं। अब इसके प्रसिद्ध कलाकार, अभी आपको पता है ये सवाल पूछा गया था, शाकर खां। अक्सर परीक्षा में पूछ लिया जाता है शाकर खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। आप कहोगे सर शाकर खां का संबंध है कामायचा से। अब ये शाकर खां कहाँ के रहने वाले हैं? तो आपको पता होगा शाकर खां रहने वाले हैं अमीरा गांव के। और अमीरा गांव कहां पर है भाई? जैसलमेर से। याद रखना है आपको, ऐसी बातों को बिल्कुल भूलना नहीं है। डोंट बी डापाचूक, और अच्छे से याद रखना है। आगे बात करूं मैं आपके सामने, तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। चिकारा। चिकारा क्या होता है? चिंकारा तो 4 पैरों वाला हिरण होता है, आपको पता है। चिकारा क्या होता है? चिकारा के बारे में जब भी आपसे सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या जवाब दोगे, बताइए। तो चिकारा से रिलेटेड जब भी आपसे पूछा जाएगा तो याद रखना ये कैर की लकड़ी से बनता है। किसकी लकड़ी से? कैर की लकड़ी से निर्मित। पहली बात तो आप ये कहोगे, ठीक। दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा कितने तार होते हैं? 3 तार से निर्मित। कितने तार से निर्मित? 3 तार से निर्मित। कौन सी जनजाति द्वारा इसका प्रयोग होता है? गरासिया जनजाति। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि बताइए भाई, इसके अंदर कहते हैं कि मेवात के मेवों का भी इसमें योगदान रहा है। मेवात के मेवों का योगदान रहा है इसमें, वो भी इसको बजाते हैं। लेकिन मेवात के जो मेव इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? मेवों का चिकारा कहा जाता है। मेवों का क्या कहा जाता है? चिकारा। ये भी आपको याद रखना है। कौन से वाद्य यंत्र के बारे में? चिकारा के बारे में। अपने अलवर भरतपुर के जो जोगी है ना, वो इसको बजाते हैं। अलवर और भरतपुर जिले के जो जोगी होते हैं ना, वो इस वाद्य यंत्र को बजाते हैं। आगे देखिए, और अगला सवाल है ये क्या पूछ रहा है भाई? गजब सवाल।
छतरियों से युक्त क्षारबाग किस शहर में स्थित है? तो एक जगह है जिसका नाम है क्षारबाग, और क्षारबाग कहां पर है ये आपको बताना है। बता दीजिए, चार ऑप्शन है आपके सामने, बूंदी है, भरतपुर है, जैसलमेर है और अलवर है। और पूछा किसका है भाई, कौन से बाग का? क्षारबाग। बताइए क्षारबाग कहां पर है? बेहतरीन सवाल है। पूर्व भारत का वीर विकास अग्रवाल, ज्योति सैनी, बता दो। अच्छा और बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन जवाब देना है वीरेंद्र सिंह जी भाटी। बताइएगा भाई, अच्छा सवाल है। राजस्थान की कुछ प्रमुख छतरियां वगैरह पढ़ते हैं तो उसमें अक्सर ऐसे सवाल क्या कर लिए जाते हैं भाई, पूछ लिए जाते हैं। अब बताइए भाई, आपसे सवाल पूछा है क्षारबाग की छतरियां, बताइए, बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है। और जब छतरियों के बारे में बात आती है तो आपको पता होगा क्षारबाग कहां पर है भाई, बूंदी में। लेकिन एग्जाम में पूछे कि बताओ मेरे भाई बड़ा बाग कहां पर है? बड़ा बाग की छतरियां है कोटा के अंदर। बड़ा बाग कहां है? बड़ा बाग ये है जैसलमेर में, सॉरी। पंचकुंड कहां पर है? पंचकुंड की छतरियां, तो आप कहोगे सर जोधपुर के अंदर है। सवाल आपसे पूछा जाएगा देवी कुंड की छतरियां कहां पर है? आप कहोगे सर जयपुर के अंदर है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि बताइए भाई गैटोर की छतरियां कहां पर है? आप कहोगे सर गैटोर की छतरियां तो जयपुर के अंदर है। कहां है? जयपुर के अंदर। याद रखना है आपको, भूलना नहीं। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में सीधा सीधा क्या कर लिया जाता है, पूछ लिया जाता है। आगे बढ़े और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल ये है, कंजर जनजाति द्वारा हाकम राजा का प्याला पीकर किस बात की कसम खाई जाती है? तो कंजर जाति के लोग होते हैं, हाकम राजा का प्याला पीकर किसकी कसम खाते हैं? सत्य बोलने की, दुश्मन को मारने की, अपने टोले की रक्षा करने की, या फिर सदा अविवाहित रहने की? कंजर जनजाति से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, तो बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है। बताइए, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां पढ़ते हैं ना, तो उसमें एक जनजाति आपकी आती है कंजर। बताइए भाई, कंजर जनजाति से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है और आपको इसको सही और सटीक आंसर देना है। बताइए, अच्छा सवाल है। अच्छा और क्या गजब का सवाल है। विकास बता रहा है भाई, वीरेंद्र सिंह जी बता रहे हैं, आकाशपुरी, गिरधारी लोया, वीरेंद्र सिंह, श्रवण परमार, श्रवण कुमार, अजू परमार, आकाशपुरी, ज्योति शनि। अब देखो, ऐसे सवाल जब भी सीधा पूछे, ये लोग सच बोलने की क्या खाते हैं भाई, कसम। और इसका मतलब ये हुआ कि हाकम राजा का प्याला पीकर ये कभी क्या नहीं बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं। कंजर का मतलब क्या होता है? सीधी बात अगर पूछ ले, कंजर का मतलब क्या होता है? कंजर शब्द बोलना है कानन चर से। कानन चर का मतलब होता है जंगल में विचरण करने वाला, जंगल में विचरण करने वाला। ये याद है, पूछा जाता है ऐसा सवाल, तो आप कहोगे सर कंजर का मतलब होता है जंगल में क्या करने वाला, विचरण करने वाला। अब आपसे सवाल पूछा जाएगा कंजर जाति किसके लिए प्रसिद्ध है? अपराध प्रवृत्ति के लिए। ये लोग अपराध प्रवृत्ति में कहते हैं थोड़े तेज होते हैं, तो अपराध प्रवृत्ति के लिए जानी जाती है। आपको पता है सर्वाधिक कहां पर पाई जाती है? आप कहोगे सर कंजर सर्वाधिक कोटा में पाए जाते हैं। आपसे सवाल यह पूछा जाएगा कि व्यक्ति जब मरता है तो मृत व्यक्ति के मुंह में क्या डालते हैं भैया? शराब की बूंदे। तो ये भी याद रखना, मृत व्यक्ति होता है और मृत व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदे डाली जाती है। शराब की क्या डालते हैं? बूंदे डालते हैं। ये भी आपको याद है। फिर आपको यह भी याद रखना है इसके बारे में कि वह जनजाति जिनको मोर का मांस प्रिय होता है, तो इनका प्रिय मांस होता है मोर का मांस। ये लोग मोर का मांस खाते हैं, अच्छा लगता है इनको। और इनके जो घर होते हैं, घर के दो दरवाजे होते हैं। घर के कितने दरवाजे होते हैं? दो दरवाजे होते हैं। क्यों? अपराध करते हैं, पुलिस आ गई, आगे वाले दरवाजे से आई तो पीछे से भाग गई, है ना। आगे से आई, पीछे से भागी, पीछे से आई तो आगे भागी। अब आगे बात करता हूं इनके बारे में। तो आपको यह भी याद रखना है कि ये अपराध करने से पूर्व, अपराध करने से पूर्व बजरंग बली की पूजा करते हैं।
बजरंग बली की क्या करते हैं, पूजा करते हैं, जिसको कहते हैं पाती मांगना। क्या मांगना, पाती मांगना कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं, याद रखना कि वह जनजाति जो अपराध करने से पूर्व बजरंग बली का नाम लेती है, ये बजरंग बली कर बली, तो वो जाति है भाई कौन सी, कंजर जाति है। अब आपको ये भी पता होगा कंजर जाति की महिलाएं कौन सा वस्त्र पहनती है, तो एक वस्त्र है खुशनी। जब ये महिलाएं ना डांस वांस करती है ना, तो खुशनी वस्त्र पहनती है। ये पूछ लिया जाता है अक्सर कि खुशनी वस्त्र का संबंध किस जनजाति की महिलाओं से है, तो आप कहोगे सर इसका संबंध है वो कंजर जाति की महिलाओं से है। ऐसे सवाल भी याद रखने हैं, भूलने बिल्कुल है नहीं, एक एक को अच्छे से और डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि सवाल के पास में ही आपको क्या मिलेगा, सवाल मिलेगा। अगला सवाल, वाह भाई वाह, भीलों का प्रसिद्ध लोकप्रिय गीत, प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर गाते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों साथ में मिलकर कौन सा गीत गाते हैं बताइए, है ना, सुमटिया, जोरावा, सुपना या हमशिडो, बता दो भाई। अच्छा सवाल है, एजुकेशन ऑनलाइन, पूर्व भारत का वीर, हाँ अजूप ऑफिशियल, MRM के शर्मा, पिकॉक, लक्ष्मी, बताइए। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है। हाँ, तो भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री और पुरुष दोनों साथ में गीत गाते। अच्छा सवाल है, या तो आप फिल्मों में देखते हो या फिर भौतिक रूप से किसी पति और पत्नी को या स्त्री और पुरुष को एक साथ गाना गाते हुए देखते हो तो भील जन जाती है। बाकी आप फिल्मों में देख के खुद को उसके अंदर एक्सपेरिमेंट के तौर पर डाल देते हो, 5 मिनट तक आपके अंदर अनंत ऊर्जा रहती है और फिर आप गहरी नींद में सो जाते हो। बताइए राइट आंसर क्या है इसका, वेरी गुड, हमशिडो, हमशिडो युगल गीत है। अगर पूछ ले कौन से क्षेत्र का ये गीत है, तो आप कहोगे सर ये तो मेवाड़ क्षेत्र में गाया जाता है। किस क्षेत्र में, मेवाड़ क्षेत्र में, या मेवाड़ क्षेत्र का ये कैसा है, प्रसिद्ध है। ये भी आपको याद रखना, किसके बारे में, हमशिडो के बारे में याद रखना है ना। अब देखो सुमटिया, वाह भाई वाह, ये सुमटिया कैसा गीत है, तो सुमटिया विरह गीत है। कैसा गीत है, विरह गीत है। विरह गीत कैसे है, नई नई शादी हुई, बच्चे हो गए, जनसंख्या बढ़ गई, अब कमाने की टेंशन, आदमी करे तो करे क्या, आदमी का काम होता है जीवन भर कमाना और परिवार का भरण पोषण करना, ठीक है। जिस प्रकार से आपका भरण पोषण आपके पिताजी करते हैं, आपके घर वाले करते हैं, वैसे ही आपको भी आपके टाबरों का भरण पोषण करना होगा। तो कहता है कि जब पति कमाने के लिए विदेश चला जाता है तो उसकी पत्नी होती है, काफी दिनों बाद उसको याद आती है, याद आने के बाद गीत गाती है। एक पक्षी को देखती है, सुमटिया को, और सुमटिया पक्षी को देखने के बाद अपने पति को याद करते हुए कहती है, मारा हरिया रूखरा सुमटिया थने राम मिले तो कई जेरे। तो ये विरह गीत है, कौन गाती है ये भी याद रखना, भील स्त्री द्वारा गाया जाता है। किसके द्वारा, भील स्त्री होती है, उसके द्वारा अपने पति के वियोग में गाया जाता है। ये गीत कैसा गीत है, तो विरह गीत है, गम वाला गीत है ना, तेरा गम अगर नहीं होता तो शराब मैं नहीं पीता। ये कैसा गीत है, ये गम वाला गीत है, विरह गीत है। अब देखिए जोरावा, ये जोरावा गीत कहां का है, तो पहली बात तो ये विरह गीत है। सवाल आपसे पूछे किस क्षेत्र का है, पश्चिमी राजस्थान, लेकिन पर्टिकुलर जिले का नाम पूछे तो जैसलमेर। अब जैसलमेर वाले की हालत भी वैसी, कमाने के लिए गया आदमी विदेश, काफी दिनों बाद पत्नी को उसकी याद आई तो पत्नी ने गाया गीत और जोरावा गाया। क्या गाया, जोरावा गाया, और जोरावा गाकर उसको क्या किया, बुलाया। ये आपको याद रखना है। और क्या कहेगा, नेड़ी तो कर दो ढोला नौकरी, नेड़ी तो कर दो ढोला नौकरी। हाँ, ढोला क्यों शब्द प्रयोग में लिया गया, ढोला एक प्रेमी हुआ और इसकी जो प्रेमिका थी वो मरवण थी, इसलिए ढोला किसको कहा जाता है पश्चिमी राजस्थान में, प्यार में पागल प्रेमी को ढोला कहा जाता है, याद रखना। ठीक है, आजकल तो ढोला 35-60 रुपए का आता है, वो ढोला नहीं कहा जाता है। और वो ढोला पीने के बाद तो आदमी खुद क्या हो जाता है भाई, हाँ खुदापा चुप हो जाता है। अगर गम में है तो हंसने लगेगा और हंसता है तो गम में चला जाएगा, याद रखना। बाद में बात करता हूं सुपना के बारे में। सुपना कैसा गीत है, विरह गीत है। हाँ,
नई नई सगाई हुई, फोन पे व्हाट्सएप पे चैटिंग वेटिंग चल रही थी, बातचीत चल रही थी, कैसी हो, सब कुछ बढ़िया है, हाँ ठीक है। पत्नी एक दिन सो रही थी और पत्नी को यूं सपना आया, यार पति जी तो यहाँ है ही नहीं, वो कोई संकट में है, कहीं गिर गए हैं, लगभग गई है। एकदम से, अब आपको पता है सच्चा प्रेम होता है तो उठ जाती है। उठने के बाद यूं पसीना पसीना होती है, एकदम होश पोश होती है और जोर से देखती है इधर उधर पति कहाँ है। फोन लगाती है, स्विच ऑफ, और भी टेंशन में। तो उसके बाद वो किसको क्या गाती है, गीत गाती है, मोरिया अच्छो बोली और ढलती रात में, है ना, मारे हिवड़े में बैगी कटार। ये सुपना गीत है। और एक गीत और है, सुती सपना रे तीर। कौन से तीर? सुती सपना रे तीर। ये भी आपको क्या रखना है, याद रखना है। ऐसे सवालों के बारे में देखो, आर्ट एंड कल्चर का एक उसूल होता है कि आप उसको अपने ऊपर लेके पढ़ोगे ना तो पढ़ने का बड़ा मजा आएगा, दूसरों के ऊपर कम लेना है। हाँ, अगला सवाल देखो, अगला सवाल है ये, किस प्रथा के अनुसार पत्नी अपने पति को छोड़कर किसी अन्य पुरुष के साथ रह सकती है? अब इसमें कौन सी प्रथा है जिसके अंदर जो पत्नी होती है अपने पति को छोड़ा, नया प्रोडक्ट देगा और उसके ऊपर डोरे डालने शुरू कर दिए? तो कौन सी प्रथा है जिसके अंदर पत्नी क्या करती है, अपने पति को छोड़ देती है और फिर वो अन्य पुरुष के साथ चली जाती है? उसको क्या कहते हैं? नाता, डावरिया, बंदोली या सामेला? बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं कि ये क्या है, नाता। नाता में मौज किसकी होती है भाई? मौज किसकी होती है? हाँ, आपको पता है मौज किसकी होती है, बढ़िया है, मैं नहीं बताऊंगा। और दुख किसको होता है? हाँ, दुख इसको होता है जो गाता है, तेरा गम अगर नहीं होता तो शराब नहीं पीता। बढ़िया। हाँ, तो इसका राइट आंसर बताइए भाई। नाता होता है, इसको क्या कहते हैं, नाता कहते हैं। नाता के अंदर क्या होता है भाई, कोई महिला है, किसी पुरुष के साथ उसका विवाह हो जाता है और विवाह होने के बाद एक दिन उसको लगता है कि यार मेरा पति बहुत बोरिंग आदमी है, मुझे उससे अच्छा स्मार्ट बंदा मिल गया है और अब मुझे एक कोई दूसरा प्रोडक्ट देख लेना चाहिए। तो वो दूसरे व्यक्ति के साथ क्या कर लेती है, विवाह कर लेती है। पहला पति बेचारा रोता है, तो जिस पुरुष के साथ भागी है वो पुरुष आता है, यार टेंशन मत ले, ये ले तेरे को 1 लाख रुपए दे देता हूं, मामला रपा दपा कर दूसरी कोई देख ले, अगर तेरे कोई दिमाग में कोई तिकड़मबाजी है तो नाता में कहते हैं कि महिला होती है वो क्या करती है, एक दूसरे व्यक्ति के साथ रह के रहने चली जाती है। अब नाता में विशेष रूप से होता यह है कि जो महिला पहले पति के जो महिला होती है वो भागती है दूसरे व्यक्ति के साथ, तो वो दूसरा व्यक्ति होगा इस महिला के पहले पति को क्या देगा, पहले पति को क्या देगा, जुर्माना देगा। भाई गलती होगी, तेरी पत्नी थी, मैंने शादी कर दी, ये ले पैसे, और धन दे देता है और उसको मना लेता है और कहता है तेरे लिए कोई दूसरा अरेंजमेंट कर दे। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। अब डाउरिया प्रथा क्या होती है? तो डाउरिया के अंदर कहते हैं कि पहले क्या होता था, राजा महाराजा होते थे, हाँ, तो पुराने टाइम में दहेज दिया जाता था। दहेज में कहते हैं कि कुंवारी कन्याओं को दिया जाता था, दहेज में कुंवारी कन्याओं को दिया जाता था और कुंवारी कन्याओं को कहा जाता डाउरिया। क्या कहा जाता था? डाउरिया है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। अब आपको याद रखना है बिंदोली क्या है। बिंदोली भाई साहब, बिंदोली के बारे में तो मत पूछो। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा उत्सव है जिसके वो बहुत खुशी के साथ मनाया जाता है और इसको मनाया क्या जाता है, पूछो मत, नाच नाच कर मनाया जाता है। विवाह से एक दिन पहले, विवाह से एक दिन पहले मनाया जाने वाला उत्सव होता है, वो होता है कौन सा? बंदोली। एक बार बंदोली निकल गई, आराम से शादी वादी हो गई, उसके बाद दूसरा व्यक्ति जिसकी शादी होगी ना, जिसकी शादी हो रखी है, वो हमेशा क्या करेगा, किसी दूसरे की बंदोली में नाचेगा। अच्छा, मेरी शादी करवाई थी, मेरी बंदोली में नाचे थे, मेरे दुख में तुम लोग नाच रहे थे, मुझे नहीं बताया था कि आगे इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, बंदोली शुरू कर दी। तो बंदोली विवाह से एक दिन पहले का जो नृत्य का प्रोग्राम होता है ना, उसको कहा जाता है। गांव में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, शहरों में भी मनाया जाता है। पहले तो ढोल का ज्यादा प्रयोग होता था, ढोल थाली का। आजकल तो ढोल थाली वाले को कहते हैं यार बंद कर दे, माता मत खराब कर, डीजे लगाओ, डीजे, है ना। और कहते हैं मैं नहीं तो कौन वे, है ना, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, ये होता है। फिर आपको याद रखना है सामेला। सामेला क्या होता है?
तो जब दूल्हा बारात लेकर जाता है अपने ससुराल में, तो बारात का जो स्वागत होता है ना, बारात का स्वागत, और बारात का स्वागत क्या कहलाता है भाई? शामिला कहलाता है। ये याद रखना, बारात का स्वागत क्या कहलाता है भाई? शामिला कहलाता है। ठीक है, जहां पे जो दोनों पक्ष होते हैं, समधी, दोनों समधी आपस में बैठते हैं, आराम से पढ़ते हैं, पढ़ते क्या है, आराम से वहां बैठते हैं और उसके बाद बातचीत करते हैं। उसके बाद लड़के वाले लड़की के लिए क्या गिफ्ट लाए हैं, वो क्या जेवर लाए हैं, वो सभी लोगों के सामने दिखाते हैं। एक दूसरे की मान मनुहार होती है और उसके बाद कहते हैं कि फेरे होते हैं। तो फेरे से पहले क्या होते हैं भाई? शामिला होते हैं। ये भी आपको याद रखना है, आगे याद रखना है। और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल पूछा है, त्रिलोक दीपक प्रसाद मंदिर किसे कहते हैं? तो हमारे राजस्थान में एक मंदिर है जिसका नाम है त्रिलोक दीपक मंदिर, और यह त्रिलोक दीपक मंदिर कहां पर है ये आपको बताना है। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, इसको आंसर देना है आपको कि त्रिलोक दीपक मंदिर है भांडासार के जैन मंदिर, महावीर जैन मंदिर, रणकपुर के जैन मंदिर या कलिंजरा के जैन मंदिर। इतना अच्छा और इतना गजब का सवाल पूछा है कि इसका आंसर तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप सभी आंसर दोगे। बता दीजिए भाई, सवाल गजब का पूछा है आपसे और मैं चाहता हूं कि आप आंसर भी अच्छे और तगड़े वाले दो। बताओ, त्रिलोक दीपक के बारे में पूछा है आपसे और इसका आपको आंसर देना है। त्रिलोक दीपक किसे कहा जाता है? भारत का वीर, वेरी गुड। गिरधारी, लोहिया, वेरी गुड। राज खटीक, अज्जू परमार, बढ़िया भाई। ज्योति शनि, आकाशपुरी। सवाल का सही और सटीक आंसर देना है तो आप कहोगे सर त्रिलोक दीपक मंदिर कहा जाता है भांडासर के जैन मंदिर। एक्चुअल में ये मंदिर है भांडासाह के जैन मंदिर, और ये भांडासाह जैन मंदिर कहां पर है अगर पूछ ले, आप कहोगे सर बीकानेर में है। कहां पर है? बीकानेर में। निर्माता कौन था? भांडासाह था। अब ये भांडासाह कौन था? तो ये घी का व्यापारी था। कौन सा व्यापारी? घी का व्यापारी था। प्राचीन काल में बड़ा घी का व्यापारी था, और घी में मिलावट होती नहीं, लोग सब गाय वाय रखते थे, भैंस वैंस सब रखते थे, तो घी का मतलब इतना मूल्य नहीं था। मंदिर का निर्माण हुआ तो इस मंदिर की जो नींव है, उस मंदिर की नींव में घी डाला गया, घी का प्रयोग। कभी पूछ ले राजस्थान का वह मंदिर जिसकी नींव के अंदर मसाले के साथ घी डाला गया, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर भांडासाह के जैन मंदिर है। अब आपको इसके बारे में और भी याद रखना है, भांडासाह के जैन मंदिर के बारे में कि साहब ये किसके बारे में है। इन मंदिर को क्या कहते हैं? इनको भंडेश्वर और शंडेश्वर मंदिर कहते हैं। भंडेश्वर, शंडेश्वर मंदिर, ये भी आपको याद रखना है। कौन से मंदिर को कहा जाता है? भांडासाह के जैन मंदिर को कहा जाता है। आपको यह भी पता होना चाहिए कि अनूप सिंह के समय इसके अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम था मुराद बख्श उस्ता, और मुराद बख्श उस्ता के द्वारा इसके अंदर किसका प्रयोग किया गया? तो आप कहोगे सर इसके अंदर स्वर्णिम मीनाकारी की गई थी, स्वर्णिम नक्काशी की गई थी, सोने की नक्काशी। ये भी आपको याद रखना, स्वर्णिम नक्काशी की गई थी, याद रखना है। किसके बारे में? भांडासाह के जैन मंदिर के बारे में याद रखना है। और अब देखिए ये सवाल इंपॉर्टेंट ये है, ये मंदिर किसको समर्पित है, ये भी पूछा जा सकता है। तो जैन धर्म के एक साधु हुए थे सुमित नाथ, और ये सुमित नाथ को क्या है भाई? समर्पित है। सुमित नाथ का जैन मंदिर है, जैन धर्म के तीर्थंकर थे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। सवाल अच्छे और बेहतरीन है, पढ़ना आपको अच्छे से और जवाब आपको अच्छे से देना है। जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के पुत्र अजीत सिंह का जन्म कहां हुआ? जोधपुर के एक राजा थे जिनका नाम था जसवंत सिंह जी, और जसवंत सिंह जी के बारे में आपको बताना है भाई कि भाई इनके बेटे थे जिनका नाम था अजीत सिंह, और अजीत सिंह का उआऊ कहां पर हुआ, यानी जन्म कहां पर हुआ? बता दीजिए। अच्छा सवाल है। महाराजा अजीत सिंह, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मारवाड़ के शासक जिनका नाम था अजीत सिंह, जिनका शासनकाल 1707 से 1724, जिनके लिए दुर्गादास ने 30 वर्ष तक मुगलों के साथ संघर्ष किया था। वेरी गुड। तो इनका जन्म कहां पर हुआ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई। ये छारपोटा किंग, पूर्व भारत का वीर, राज खटीक, सोनू सोलंकी,
अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, बताइए। बेहतरीन सवाल का बेहतरीन जवाब देना है और बताना है आपको। गजब गजब गजब। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बढ़िया भाई। आपको पता है जसवंत सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी, इनके पापा की? जसवंत सिंह की अगर आपको मृत्यु पता है तो आप बता दोगे कि सर इनकी मृत्यु हुई थी कहां पर? जमरूद अफगानिस्तान में इनकी पापा की मृत्यु होती है, जमरूद अफगानिस्तान में। और जमरूद अफगानिस्तान के अंदर, जब अफगानिस्तान के अंदर इनकी क्या होती है भाई, मृत्यु होती है अजीत जसवंत सिंह की, तो जसवंत सिंह का कोई जीवित उत्तराधिकारी नहीं था। मैं आपको बताऊं, देखो, तो जीवित उत्तराधिकारी नहीं था, लेकिन इनकी दो रानियां थी, ठीक है। एक का नाम था जादम और एक का नाम था नरुकी। इन दोनों ने दो बच्चों को जन्म दिया था, उनमें से एक बच्चा था अजीत सिंह। और अजीत सिंह का जन्म कहां पर हुआ था? तो अजीत सिंह का जन्म हुआ था लाहौर के अंदर। कहां पर हुआ था? लाहौर के अंदर हुआ था। ये आपको याद रखना है भाई, आकाशपुरी लाहौर के अंदर हुआ था। अफगानिस्तान से जब वो आ रहे थे तो लाहौर के अंदर इनकी गर्भवती बीवियों ने दो बच्चों को जन्म दिया था, पत्नियों ने, जादम और नरुकी ने। अब आपको ये भी पता होगा कि उस समय दिल्ली का बादशाह औरंगजेब था। औरंगजेब ने इनके जन्म से पहले मारवाड़ को खालसा घोषित कर दिया था। मारवाड़ को एक बार तो अकबर ने खालसा घोषित किया, दूसरी बार औरंगजेब ने किया था। उसके बाद आपको यह भी पता होगा कि दुर्गादास के सहयोग से अजीत सिंह राजा बनते हैं। अजीत सिंह की दाई मां के बारे में पूछा जाता है कि अजीत सिंह की दाई मां कौन थी? तो आपको पता है अजीत सिंह की दाई मां? बेहतरीन सवाल। गोरा दाई। कौन सी दाई? गोरा दाई। मारवाड़ का वह शासक जिसे कान का कच्चा कहा जाता है, तो अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा जाता है, हर किसी पे विश्वास कर लेता था। और आपको पता है कि इनके दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था जगजीवन भट्ट। और जगजीवन भट्ट ने कौन सा पुस्तक ग्रंथ लिखा था? याद रखना, जगजीवन भट्ट। जगजीवन भट्ट अजीतोदय की रचना की थी। किसकी? अजीतोदय की रचना की थी। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं, पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देख लेते हैं भाई। और अगला सवाल कौन सा है? ये वाला। क्या पूछा है कि शुष्क सागवान वन राजस्थान में कहां पाए जाते हैं? कैसे वन पूछे हैं भाई? शुष्क सागवान वन राजस्थान में कहां पाए जाते हैं? चार ऑप्शन है। पश्चिमी राजस्थान में, आबू पर्वत क्षेत्र में, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर। तो राजस्थान की वनस्पति से रिलेटेड आपसे क्या पूछा है, सवाल पूछा है, तो बता दीजिए भाई। अच्छा और गजब का सवाल पूछा है, बताइए। शुष्क सागवान वन पूछा है आपसे और इसको आपको बताना है सही और सटीक। गजब सवाल पूछा है आपसे, बताइएगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ऐसे सवाल जब आपसे पूछते हैं, बताओ मेरे भाई शुष्क सागवान कहाँ पाए जाते हैं, तो आप क्या कहोगे? बताइए कहाँ पाए जाते हैं। वेरी गुड। सीमा यादव, गिरधारी लोहिया, शुष्क सागवान के बारे में पूछा है, कहाँ पाए जाते हैं भाई? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कहाँ पाए जाते हैं? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में पाए जाते हैं। अब देखिए शुष्क सागवान से रिलेटेड कौन कौन से सवाल बन सकते हैं अपने प्रतियोगी परीक्षाओं में। तब आप कहोगे सर इन्हें मानसूनी वन कहा जाता है, मानसूनी वन कहा जाता है, या फिर इनका दूसरा नाम क्या मिलता है, तो इनको चौड़ी पत्ती वाले वन कहा जाता है। चौड़ी पत्ती वाले वन कहा जाता है, ये भी याद रखना। फिर क्या पूछा जाएगा? फिर आपसे पूछा जाएगा कि सर्वाधिक किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। अब इसमें कौन कौन से वृक्ष आते हैं? बरगद आता है, आम आता है, खैर आता है, गुल्लर आता है, महुआ आता है। कौन आता है? महुआ आता है। और कौन आता है? शाल आता है, और आता है तेंदु आता है। तो ये सारे के सारे वृक्ष है, वो कौन से वृक्ष है भाई? आप कहोगे सर शुष्क सागवान वन है। कैसे वन है? शुष्क सागवान है। विशेष रूप से दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। कभी पूछे कहां पर पाए जाते हैं, आप कहोगे सर दक्षिणी राजस्थान में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है,
अगला सवाल कह रहा है, ये देखो, एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? वाह भाई वाह। एक व्यक्ति है वो राजस्थान का कितनी बार मुख्यमंत्री बन सकता है, ये आपको बताना है। अच्छा और गजब और बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है और आपको इसका क्या देना है, आंसर देना है। बताइए भाई, गजब सवाल पूछा है आपसे, मुख्यमंत्री के बारे में पूछा है, बताइए। मुख्यमंत्री से बारे में पूछा, कितनी बार बन सकता है? अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, बताइए। हाँ, कोई सीमा नहीं है, एक बार बनो, 3 बार बनो, 4 बार बनो, लेकिन सवाल अगर ये पूछता कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, तो अनुच्छेद 164 है, अनुच्छेद 164 ये कहता है कि इसकी जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। कौन सा पाल करेगा? राज्यपाल करेगा। पूछा जाएगा कि मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है, आप कहोगे सर 5 वर्ष होता है सामान्य कार्यकाल। कैसा? सामान्य। फिर आपसे पूछा जाएगा मुख्यमंत्री के वेतन भत्ते कौन डिसाइड करता है, तो ये जो विधानमंडल के सदस्य के रूप में ही इनको सदस्य के रूप में क्या मिलते हैं? विधानमंडल सदस्य के रूप में इसको क्या मिलते हैं? वेतन भत्ते मिलते हैं। ये आपको याद। फिर आपको यह भी याद रखना है इसके बारे में कि जो राज्यपाल, जो मुख्यमंत्री होता है, उसे राज्य आयोजना बोर्ड का अध्यक्ष कहते हैं। ये राज्य आयोजना बोर्ड का क्या होता है? अध्यक्ष होता है, याद रखना। अभी अपने गहलोत साहब मुख्यमंत्री है, ये राजस्थान के वर्तमान क्या है भाई? मुख्यमंत्री है। अच्छा सवाल है, आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। सवाल क्या कह रहा है? राजस्थान में संसदीय सचिव बनाने की व्यवस्था कब से प्रारंभ हुई? बच्चा सवाल है। अब बताइए, राजस्थान में संसदीय सचिव और राजस्थान में संसदीय सचिव के बारे में आपसे पूछा जाएगा। बताइए भाई, संसदीय सचिव बनाने की परंपरा कब से शुरू हुई राजस्थान में? अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। राजस्थान में संसदीय सचिव है, इस सचिव से रिलेटेड आपसे क्या पूछी है, बताइए। गजब सवाल पूछा है, संसदीय सचिव के बारे में आपसे पूछा है, बताइए भाई। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बताओ भाई। हाँ, 1962 हरीश रावत। और बताइए भाई, संसदीय सचिव बनाने की परंपरा कब से शुरू हुई थी? ये हुई थी भाई 1967 में, नॉट 1962 में। 1962 में तो संभागीय व्यवस्था को वापिस क्या किया जाता है भाई? एक बार बंद करके चालू किया जाता है, संभागीय व्यवस्था। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है संसदीय सचिव, और ये जो संसदीय सचिव होता है इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो इसकी नियुक्ति करता है मुख्यमंत्री। कौन करता है भाई? मुख्यमंत्री करता है, ये भी आपको याद रखना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये, मकराना में मिलने वाले विश्व प्रसिद्ध संगमरमर की किस्म क्या है? तो मकराना के अंदर संगमरमर मिल रहा है भाई, अब इसकी किस्म कौन सी है वो आपको बतानी, बता दीजिए। अच्छा सवाल है, अच्छा और बेहतरीन सवाल है, और जवाब आपको ये देना है कि अपने राजस्थान के अंदर संगमरमर का जो पत्थर है वो किस क्षेत्र में मिलता है, और ये जो संगमरमर का पत्थर है इसकी क्या विशेषताएं हैं, कुछ विशेष बताइए। खनिज संसाधन आप पढ़ते हैं और खनिज संसाधनों में अक्सर ऐसे सवाल आपसे पूछ लिए जाते हैं, बताइए। वेरी गुड, अच्छा गजब और बेहतरीन सवाल आपसे पूछा है और आपको इसका आंसर देना है, और इतना गजब सवाल पूछा है। बताइए भाई, संगमरमर कौन सी किस्म का है भाई? अच्छा सवाल है,
गजब सवाल है और बेहतरीन सवाल है। जब भी ऐसे सवाल पूछे तो आप क्या कहोगे सर, ये किसका है भाई? वेरी गुड वेरी गुड। कैल्साइट, डोलोमेनाइट, सिलिशियम या फिर मार्मोनाइट? ये कैल्साइट का ही क्या है, एक किस्म है। आपसे पूछे ये संगमरमर कौन सी चट्टानों से निकाला जाता है, तो ये देखिए कायांतरित चट्टानों से निकलता है, कायांतरित चट्टान। ठीक है। और अगला सवाल ये पूछा जाएगा कि मकराना के जो संगमरमर है इससे क्या बना है भाई, तो इससे बना है ताजमहल। पूछा जाता है कि ताजमहल के निर्माण में कहाँ के पत्थरों का प्रयोग हुआ, संग मकराना के। और मकराना वाले मंगर संगमरमर को कौन सा टैग दिया जा चुका है? जीआई टैग दिया जा चुका है। कौन सा? भौगोलिक सूचकांक टैग दिया जा चुका है। अब आपको यह भी याद रखना है कि अपने राजस्थान के अंदर पूछे, बताओ मेरे भाई सफेद संगमरमर कहाँ पाया जाता है? याद रखना, सफेद क्या पाया जाता है? संगमरमर मकराना में पाया जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा काला संगमरमर कहाँ पाया जाता है, तो काला संगमरमर के बारे में आपसे पूछे तो आप कहोगे सर ये भैंसलाना में पाया जाता है। भैंसलाना कहाँ है? तो जयपुर के अंदर है। फिर पूछा जाएगा बताओ भाई गुलाबी संगमरमर कहाँ पाया जाता है? गुलाबी, तो गुलाबी संगमरमर बाबरमल है ना, उदयपुर के अंदर बाबरमल, बाबरमल में पाया जाता है। फिर आपसे सवाल पूछे नीला मार्बल कहां पाया जाता है? पाली में। फिर पूछे पीला मार्बल कहां पाया जाता है? जैसलमेर में। कहां पाया जाता है भाई? जैसलमेर में पाया जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। फिर आपसे पूछे सवाल इस प्रकार से कि भाई अपने बादामी पत्थर कहां पाया जाता है, तो ये अपने जोधपुर के अंदर पाया जाता है। याद रखने हैं, ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं भाई, पूछ लिए जाते हैं। आगे बात करता हूं मैं और अगला सवाल मैं आपको बताता हूं, देखिए क्या है। ज्वालामुखी निर्मित झील है, कौन सी झील है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील कौन सी है, वो आपको पता नहीं, बता दो भाई। अच्छा सवाल है, वेरी गुड वेरी गुड। हाँ, ये लोग कह रहे हैं कि सर ये तो ज्वालामुखी द्वारा ढेबर झील है। अरे भाई साहब जी, ढेबर झील कौन है? कल्पना गौतम, रौनक कलसुआ, विद्या धाकड़। ढेबर झील को तो जयसमंद झील कहा जाता है, अरावली पर्वतों की श्रृंखला में स्थित है। पूछा किसका है? ज्वालामुखी से निर्मित झील आपसे पूछा है, बताओ भाई। हाँ, पुष्कर। पुष्कर झील कहां पर है? अजमेर में स्थित है। और किसके द्वारा निर्मित है? ज्वालामुखी क्रेटर द्वारा निर्मित है, ज्वालामुखी के क्रेटर से। भोली भोली बातें मत करो यार टावरो, इतना अच्छा अच्छा सवाल है, इतने थोड़ा इसका प्रयोग करो यार, क्या कर रहे हो तुम लोग, है ना? अच्छी तैयारी वाले हो के ऐसे ऐसे सवाल के जवाब दे रहे हो। शाम को कुछ लेते वेते तो नहीं हो? खाना वाना खा लिया आप लोगों ने, तो अच्छे से जवाब दो, या थोड़ा खुद को रिलैक्स रखो। सवाल आते आते गलत कर रहे हो आप लोग। बताओ, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है राजस्थान में कौन सी झील है? पुष्कर झील है। और पुष्कर झील से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर क्या पूछ लिए जाते हैं? सवाल पूछ लिए जाते हैं। जैसे मैं अगर आपको बताऊं पुष्कर झील के बारे में, कहाँ है? अजमेर के अंदर है। इसको काले डेरे भी झील कहा जाता है। कैसी झील कहा जाता है? काला डेरा झील कहा जाता है। कैसी झील? काला डेरा झील कहा जाता है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा क्या नाम है इसके उपनाम? भाई साहब जी, सबसे ज्यादा उपनाम मिलते हैं तो इसी झील के मिलते हैं। कौन कौन से नाम मिलते हैं? पांचवा तीर्थ कहते हैं इसको। कौन सा तीर्थ? पांचवा तीर्थ। इसको कहते हैं तीर्थ राज, तीर्थों का राजा। क्या कहते हैं इसे? तीर्थों का मामा, तीर्थों का मामा कहते हैं। और क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं प्रयागराज का गुरु, प्रयागराज का गुरु कहते हैं। और क्या कहते हैं भाई इसको?
तो आप कहोगे सर इसको कहते हैं 52 घाट झील। भाई साहब जी 52 घाट झील। इस 52 घाट झील का निर्माण कैसे हुआ? 1911 की बात है। इंग्लैंड की एक महिला आती है जिसका नाम होता है महारानी मैरी। कौन आती है? ब्रिटेन की एक क्वीन आती है, क्वीन मैरी। क्वीन मैरी को कोई कहता है कि भाई साहब पुष्कर में नहाने के बाद यूं शरीर के सारे रोग जड़ जाते हैं, डायरेक्ट मोक्ष प्राप्त होता है। महारानी मैरी ने कहा मैं भी जाऊंगी पुष्कर में नहाऊंगी। पुष्कर में नहाने के लिए आ जाती है। तो कहता है कि पुष्कर में जब वो नहाने के लिए आती है तो देखती है तो भाई साहब वहां तो स्त्री पुरुष महिला बच्चे बच्चे सब एक साथ नहा रहे थे। मैरी ने कहा मैं यहाँ नहीं नहाऊंगी। क्यों? यहाँ पर तो स्वर्ग किसी और को दिख रहा है, हमें क्या दिख रहा है? तो कहते हैं कि क्वीन मैरी होती है, वो यहाँ से नहाने से इनकार कर देती है। तो बाद में इसके लिए एक घाट बनाया जाता है जिसका नाम होता है मैरी घाट। और मैरी घाट को क्या कहा जाता है? जनाना घाट कहा जाता है। कौन सा घाट? जनाना घाट कहा जाता है। आपको पता है हमारे देश के महात्मा गांधी पूज्य बापू जी की अस्थियों का विसर्जन इसी जनाना घाट में हुआ था, जहां पर कौन नहाती है? महिलाएं नहाती है। तो याद रखना कि क्वीन मैरी आई थी मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए। कहां आई थी? तो ये यहां पर आई थी। ठीक है। अब आपको याद रखना पुष्कर के अंदर किसका मंदिर बना हुआ है? बताइए। विश्व का सबसे प्राचीन ब्रह्मा मंदिर बना है और इस ब्रह्मा मंदिर का निर्माण करवाया था गोकुल चंद पारिक ने। गोकुल चंद पारिक ने इसका निर्माण करवाया था। फिर आपसे पूछा जाएगा सावित्री मंदिर। कैसा मंदिर? सावित्री मंदिर। गायत्री माता का मंदिर यहां पर बना हुआ है। यहां पर वराह मंदिर बना हुआ है। कौन सा मंदिर? वराह मंदिर बना हुआ है। ये भी आपको याद है। कौन सा मंदिर बना होता है? वराह मंदिर बना। ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना। किसके बारे में याद रखना है मेरे भाई? तो पुष्कर के बारे में याद रखना है। किसके बारे में? पुष्कर के बारे में याद रखना है। और आपको यह भी पता है कि औरंगजेब ने यहाँ पर कुछ घाटों को नुकसान पहुंचाया था, लेकिन कहते हैं कि बाद में जो होते हैं अपने क्या नाम इनका मराठा, वो यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर कण्व ऋषि का आश्रम है। कण्व ऋषि का क्या है? आश्रम। और भर्तहरि की क्या है? यहाँ पर गुफा है। भर्तहरि की क्या है? गुफा है। ये भी आपको याद रखना है। किसके बारे में? पुष्कर के बारे में। सवाल पूछे जहांगीर के महल किस झील के किनारे हैं? तो जहांगीर के महल भी अपने इसी झील के किनारे हैं। ये भी याद रखना है। इसके अलावा आपको पता है एक व्यक्ति था कालिदास, और कालिदास ने एक नाटक लिखा था जिसका नाम था अभिज्ञान शाकुंतलम। कौन सा था भाई? अभिज्ञान शाकुंतलम। और अभिज्ञान शाकुंतलम की जो रचना हुई थी वो कालिदास ने इसी झील के किनारे की थी। ये भी आपको क्या करना है? ये याद रखना है। ठीक है भाई। अच्छा सवाल है। अजय अग्रवाल कह रहे हैं कि सर पीडीएफ डालो। मेरे भाई अजय अग्रवाल, इसकी जो पीडीएफ मिलेगी ना आपको, वो तक्षशिला एकेडमी का जो ऑनलाइन ऐप है ना, उस ऐप में मिलेगी, है ना। आगे बात करता हूं मैं आपके सामने। तो आपको यह भी याद रखना है कि महाभारत के दौरान, किसके दौरान? महाभारत के दौरान वेद व्यास, अपने वेद व्यास जी थे, और वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। और महाभारत की रचना कहते हैं कि यहीं पर हुई थी। महाभारत की रचना हुई थी वो वेद व्यास के द्वारा यहीं पर की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा आपको यह भी पता है अपने राजस्थान के अंदर एक योगिनी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी, जिनका नाम था आत्मप्रभा। चंदन राज चौहान की पत्नी थी, जो पुष्कर के अंदर 1000 शिवलिंग स्थापित करती है, और उसके बाद यहाँ पर रोजाना 1000 शिवलिंग पर दीपक भी जलाती है। ये सारे पुष्कर झील से रिलेटेड सवाल है मेरे भाई, सब प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला। त्रिवेणी संगम वाले जिले हैं। अपने राजस्थान में वे स्थान बताने हैं जहां पर त्रिवेणी संगम अर्थात 3 नदियों का संगम होता है, सभी जिलों में होता है। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, आपको आंसर देना है। अच्छा सवाल है और गजब का सवाल है, बताइएगा। और वीडियो को भाई लाइक करिए, फटाफट अर्धशतक बनाना है अपने को, है ना। दीपक पटेल द बेस्ट कोचिंग सेंटर, बिल्कुल दीपक पटेल साहब, आपको बताना है, इसका आंसर बताना है। बाकी तारीफ तो होती रहेगी, है ना। हाँ, तारीफ करने के बाद आदमी में थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि यार बढ़िया बढ़िया बढ़िया, अच्छी अच्छी तारीफ हो रही है, लेकिन अंदर से मेहनत करनी पड़ती है। नवलाराम जी चौधरी साहब, बता दीजिए राइट आंसर क्या है इसका। पूर्व भारत का वीर कल्पना गौतम, विद्या धाकड़, राज खटीक, महेंद्र पारगी, हनुमानलाल चौधरी, दीपक पटेल, विद्या राज खटीक, अजू परमार, हरीश रावत, पिछी बाबा नहीं आए अभी, लेकिन अभी आ गए हैं, सरोज पूनिया, माधुरी भार्गव, अजू परमार ऑफिशियल। बताइए भाई
अच्छा सवाल पूछा है आपसे, जियोग्राफी में त्रिवेणी संगम आप पढ़ते हो, त्रिवेणी संगम का मतलब होता है तीन नदियों का संगम। अब तो बता दो मेरे भाई, सही आंसर क्या हो सकता है आपके हिसाब से? राजस्थान की प्रमुख नदियां पढ़ते हैं और नदियों में आता है कौन सा संगम? त्रिवेणी संगम। और त्रिवेणी संगम के बारे में आपसे सवाल पूछा है। अब ऐसे सवाल जब भी आपसे पूछे तो आप क्या करोगे? तो देखिए, जब भी ऐसे सवाल पूछा जाएगा तो आप क्या आंसर दोगे? आप ए राइट कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, देखो राजस्थान में त्रिवेणी संगम कहां कहां पे? तो एक है आपके सोम माही जाखम का, सोम माही और जाखम, ये तीन नदियां आकर मिलती है और ये तीन नदियां मिलती है बेणेश्वर के अंदर। और ये बेणेश्वर किस जिले में है भाई? बेणेश्वर है डूंगरपुर में। ठीक है, ये एक संगम हो गया। ये दूसरा संगम बिगोद के अंदर है, बिगोद भीलवाड़ा के अंदर, जहां पर बनास, बेड़च और मिनाल मिलती है। बनास, बेड़च और कौन आकर मिल रही है? मिनाल मिल रही है। कितनी नदियां मिल रही है? तीन नदियां मिल रही है। अब आपसे सवाल यह पूछा जाएगा, ये बिगोद किस जिले में है? बिगोद भीलवाड़ा के अंदर है। तो भीलवाड़ा के अंदर भी एक त्रिवेणी संगम हो रहा है। फिर देखिए आगे, एक अपने हैं बनास, खारी और डाइक का, बनास, खारी और डाई। अब बनास, खारी और डाई कहां पर मिलती है, ये अगर पूछे तो आप क्या कहोगे? सर ये मिलती है राजमहल के अंदर। राजमहल कहां पर है? टोंक के अंदर। अपने टोंक यहां पे ऑप्शन है ही नहीं, आगे बढ़ लेते हैं। एक है बनास, बाडी और मासी। क्या कौन 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 सी है? बनास, बांडी, मानसी। अब ये संगम कहां पर होता है, ये भी अगर पूछ ले तो आप क्या आंसर दोगे? ये सवाल जब भी आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे? सर ये आपकी मिलती है देवधाम के अंदर। देवधाम कहां पर है? टोंक के अंदर है। फिर देखिए, एक अपने है रामेश्वरम। रामेश्वरम में कौन कौन सी आकर मिलती है? बनास आती है, चंबल आती है और आती है सीप। रामेश्वरम कहां पर है? तो भाई मेरे, रामेश्वरम कहिए तो आप कहोगे सर ये मिलती है सवाई माधोपुर जिले में। किस जिले में? सवाई माधोपुर जिले के अंदर मिलते हैं। ये राजस्थान के कुछ महत्वपूर्ण क्या है? त्रिवेणी संगम है। ठीक है ना? और हमारे राजस्थान में त्रिवेणी संगम का बहुत महत्व होता है। अगला सवाल देखो, ये वाला, राजस्थान की मिट्टियों में सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा जिस मिट्टी में होती है वह है, तो वह मिट्टी जिसके अंदर सर्वाधिक किसकी मात्रा होती है भाई? नाइट्रोजन की मात्रा होती है। बताइए। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है। बताइए भाई, मिट्टी यानी मृदा आपने पढ़ी है तो आपका यह आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, वरना तुक्के तो आप मार ही रहे हो, मैं देख ही रहा हूं। नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक किस में होती है? बताइए। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है। सर्वाधिक नाइट्रोजन की मात्रा वाली मिट्टी कौन सी है? बताइए भाई। मध्यम काली मिट्टी, कांप मिट्टी, सलेटी, भूरी दोमट मिट्टी या बलुई मिट्टी? अच्छा सवाल है। मोहसिन खान, कल्पना गौतम, आंसर बताओ भाई, फटाफट आंसर बताओ कि राजस्थान के अंदर कौन सी मिट्टी होती है जिसके अंदर किसकी मात्रा अधिक होती है भाई? नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, बता दीजिए। हाँ, अच्छा सवाल है। कह रहे हैं सर मध्यम काली मिट्टी, आधे जने बता रहे हैं मध्यम काली मिट्टी, बाकी के कांप मिट्टी बता रहे हैं, बाकी सलेटी भूरी मिट्टी बता रहे हैं। अब आपको ये बताना है कि साहब इसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अच्छा सवाल है। अच्छा सवाल है और अच्छा आंसर देना है। तो आपको जब भी ऐसे सवाल पूछे, आप ये एक कौन बता रहा है भाई? नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक होती है भूरी मिट्टी के अंदर। किस मिट्टी के अंदर? भूरी या दोमट मिट्टी के अंदर। कैसे होती है मैं आपको बता दूं आपको। आप कहोगे सर मजाक मत करो, मैं कहूंगा मजाक तो करूंगा भाई। देखो राइट आंसर मैं तो विद तथ्य के साथ आपको बता रहा हूं कि देखो, सवाल आपसे पूछा दोमट मिट्टी राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है। ये किसके द्वारा लाई जाती है? तो नदी द्वारा लाई जाने वाली मिट्टी है ये। कैसी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी है। और जलोढ़ मिट्टी के अंदर बहुत अधिक क्या आते हैं भाई? चून। इसमें कहते हैं कि कमी किसकी होती है? चूना, फास्फोरस और ह्यूमस की क्या होती है भाई? कमी होती है। इनकी तो इसके अंदर क्या होती है? कमी होती है। फिर आपको यह भी याद रखना है कि कौन से जिलों में, पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में अपने दो जिले हैं, कौन से भाई?
गंगानगर और हनुमानगढ़, यहां पर गग्गर नदी द्वारा जो मिट्टी लाई जाती है इसको जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। किसकी मात्रा अधिक होती है? नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होती है, ये याद रखना है। हाँ, एक सवाल ये पूछा जा सकता है कि कौन से पौधे में सर्वाधिक, कौन से पौधे की जड़ों में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाया जाता है। तो अभी आप खाते हो ना आजकल सर्दियों में अपने आ गया है मटर का पौधा, तो ये जो मटर का जो पौधा होता है ना भाई, मटर के पौधे के अंदर जो जड़ें होती हैं, इन जड़ों में एक जीवाणु पाया जाता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। और राइजोबियम क्या करता है भाई? नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है और नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। किसको? नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाता है। वैसे राजस्थान के अंदर अपने जो दलहन फसलें होती है ना, दलहन, दालें, सभी दालें और इवन गवार, ये वो फसलें होती है जो जमीन के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है भाई, ये भी आपको याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल भी आपको अच्छा सवाल मिलेगा। देखो, ये देखो, वाह भाई वाह। ब्रज महोत्सव कहां आयोजित किया जाता है? अलवर, भरतपुर, दौसा और सवाई माधोपुर। राजस्थान के प्रमुख उत्सवों से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा है और आपसे पूछा है मेरे भाई, ब्रज उत्सव कहां पर पाया जाता है? बिल्कुल, कमला मीणा मटर के पौधे, मेंडल ने मटर का पौधा लगाया था। बिल्कुल, जॉन ग्रेगर मेंडल, जिनका जन्म 1822 में हुआ था, ऑस्ट्रिया के अंदर हुआ था। ये पादरी थे, ऑस्ट्रिया, वियना, है ना। और मटर के पौधे पर ये लोग ये क्या करते हैं? परीक्षण करते हैं। और इन्होंने अनुवांशिक का पिता कहा जाता है। मटर के पौधे को क्यों चुना? तो मटर के पौधे की संकर किस्म तैयार की और मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि एक वर्ष में एक से अधिक किस्में इससे तैयार की जा सकती है, इसलिए मटर। और मटर के जो पौधा होता है उसकी जड़ों में राइजोबियम जीवाणु जो नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, है ना। तो अब इसका आंसर दे दो मेरे भाई, फटाफट आंसर दो। वेरी गुड। ब्रज महोत्सव, राजस्थान के प्रमुख मेले एवं त्योहार पढ़े हैं। तो मेले एवं त्योहार के अंदर आपके उत्सव आते हैं। क्या आते हैं भाई? उत्सव आते हैं। उत्सवों में आपका आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। गजब सवाल पूछा है और गजब तरीके से आपको क्या देना है भाई? आंसर देना है। बताओ भाई, अच्छा सवाल है और इतना बेहतरीन सवाल है, गलत बिल्कुल बताना नहीं है। बताइए, प्रमुख उत्सवों के बारे में पूछा है आपको। हाँ, अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। ब्रज महोत्सव अलवर के अंदर है। कहां पर है भाई? अलवर के अंदर है भाई। अब गलत मत करना, पूर्व भारत का वीर बहुत बढ़िया बता रहा है। अरे यार, भरतपुर के अंदर कहां मनाया जाता है ब्रज महोत्सव? अलवर में नहीं मनाया जाता है। ब्रज महोत्सव के बारे में आपसे पूछा है और ब्रज महोत्सव के बारे में आपको बताना है कहां पर मनाया जाता है। बहुत बढ़िया भाई, डापा चूक नहीं होना है। मैंने आपको कहा ये कहां पर? अलवर का, लेकिन भरतपुर के अंदर होता है। कब होता है? फरवरी महीने में होता है। कौन से महीने में होता है? फरवरी महीने में होता है। ये भी आपको याद रखना है। कौन सा उत्सव होता है? हाँ, तो यहाँ पर, यहाँ कौन सा उत्सव होता है? तो यहाँ पर होता है मत्स्य उत्सव। कौन सा उत्सव होता है भाई? मत्स्य उत्सव होता है, वो अलवर में होता है। ब्रज महोत्सव भरतपुर में होता है। अब आपको याद रखना है ना। अब देखिए, आगे बात करता हूं मैं आपको उत्सवों से रिलेटेड। आपसे सवाल पूछे, शिल्पग्राम महोत्सव कहां मनाया जाता है? बताओ भाई। तो शिल्पग्राम महोत्सव के बारे में आपसे पूछ ले तो आप कहोगे सर ये राजस्थान के उदयपुर जिले में मनाया जाता है। कहां मनाया जाता है? उदयपुर में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताओ फोर्ट फेस्टिवल कहां मनाया जाता है? फोर्ट फेस्टिवल का तो कई बार सवाल पूछा जा चुका, 2 बार 3 बार शायद ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। ये चित्तौड़गढ़ के अंदर फोर्ट फेस्टिवल। फिर पूछा जाएगा मैंगो फेस्टिवल। आय हाय, मैंगो, एम फॉर मैंगो, किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में भाई। किस जिले में? बांसवाड़ा जिले में। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा तो डीग महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो आप कहोगे सर डीग महोत्सव डीग भरतपुर में मनाया जाता है। लेकिन अगला सवाल आपसे पूछा जा सकता है, डीग महोत्सव कब मनाया जाता है? तो मेरे भाई ये मनाया जाता है अपने जन्माष्टमी के दिन। कब मनाया जाता है? जन्माष्टमी के दिन। अगला सवाल आपसे पूछा जाएगा, बताओ भाई, और अच्छा सवाल पूछा जाएगा, पतंग महोत्सव। आप कहोगे सर पतंग महोत्सव तो अपने जयपुर के अंदर है। पतंग उड़ाई अलग अलग जगह पर जाती है, अलग अलग टाइम में।
लेकिन जब सवाल आपसे पूछा है कि कहाँ मनाया जा रहा है, तब आप कहोगे सर जयपुर के अंदर मनाया जाता है। ठीक है, तो ऐसे सवाल भी आपको क्या रखना है, याद रखना। एक उत्सव है जिसका नाम है मेवाड़ उत्सव, बढ़िया सवाल है, मेवाड़ महोत्सव। मेवाड़ महोत्सव के बारे में पूछे तो आप कहोगे सर ये तो हमारे राजस्थान के उदयपुर जिले में मनाया जाता है। ठीक है, और अगर आपसे इससे ज्यादा अगर पूछे दवा के सवाल, तो ये पूछा जा सकता है कि बताइए राजस्थान में धार्मिक संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? संगीत समारोह का आयोजन कहाँ होता है? तो आप कहोगे सर ये होता है पुष्कर में। कहाँ होता है भाई? पुष्कर में होता है। ऐसे सवाल भी याद रखना है। बाकी आपको पता है मारवाड़ महोत्सव, थार महोत्सव, मुम्बल ये अपने मरु महोत्सव, कजली तीज महोत्सव, आखा तीज ये अलग चीज है। अगला सवाल देखो, वाह भाई वाह, इनमें से कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है? नाली है, न मालपुरी है, न सोनाड़ी है, न मालवी है। अब बताओ भाई, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है, अच्छे जवाब देना है भाई। अच्छा और बेहतरीन सवाल है और बेहतरीन आंसर देना है। बताओ भाई, गजब सवाल पूछा है आपसे और गजब आपको क्या देना है, आंसर देना है। अच्छा और बेहतरीन जवाब और बेहतरीन सवाल है, बताइए। अच्छा और बेहतरीन सवाल है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक भाई पूछ रहा है कि सर चूरू में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? चूरू में देखिए भाई शेखावाटी उत्सव मनाया जाता है। कौन सा? शेखावाटी उत्सव मनाया जाता है। साहुआ का मेला लगता है और सालासर बालाजी का मेला लगता है। इनमें से आपको बताना है कौन सी भेड़ की नस्ल नहीं है। भाई साहब मालवी नहीं है, मालवी नहीं है, नाली है, ये टोंक, ये सोनाड़ी, इसको चनोथर भी कहते हैं क्योंकि इसके कान होते हैं वो लंबे होते हैं। और कान इतने लंबे होते हैं क्योंकि जब ये चरती है तो कान होते हैं वो क्या होते हैं, जमीन पर क्या होते हैं भाई, गिरते हैं, है ना। तो ये याद रखना है। मालपुरी टोंक में, मालपुरा। नाली गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले में गगर नदी का जो पार्ट है ना, उसके आसपास एक नई प्रजाति पाई जाती थी भेड़ की, ये याद रखना है। अगला सवाल देखो, वाह भाई वाह, राजस्थान सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? अच्छा सवाल है ये। अगर आप सटीक आंसर दे रहे हो तो आपका मतलब मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त तैयारी है और आप सेट वेट की सारी तैयारी कर सकते हैं। सवाल आपसे क्या पूछा है? सवाल ये पूछा है राजस्थान सूचना व प्रौद्योगिकी दिवस, बताइए भाई। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है। हाँ, राजस्थान सूचना प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? बहुत बढ़िया आंसर दिया भाई। ये आंसर दिया हरीश रावत ने, उसके बाद विकास कुमार ने। बहुत बढ़िया आंसर दिया है भाई। 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को मनाया जाता है। 2022 के अंदर ये कौन सा दिवस था? 2022 में ये 5वां स्थापना दिवस था। कौन सा? 5वां स्थापना दिवस था। सूचना प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में याद रखना है ना, 21 मार्च को। अच्छा सवाल दिया भाई, गजब कॉन्फिडेंस के साथ आपने आंसर दिया। अगला सवाल देखते हैं, देश के पहले एमएसएमई सेंटर की नींव कहां रखी गई? तो हमारे देश का पहला एमएसएमई सेंटर कहां स्थापित किया गया, ये आपको बताना है। ऐसे सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में जब पूछते हैं तो कई बार मेरिट को ऊपर नीचे कर देते हैं। बताइए, राजस्थान में जब आप पढ़ते हो उद्योग वगैरह तो उसके अंदर ये आता है एमएसएमई क्या है, रिको क्या है, राज सिक्को क्या है, बताइए भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और दबा के इसका अच्छे से आंसर देना है। बताइए, राजस्थान में उद्योग पढ़ते हो? वेरी गुड, पढ़ते हैं सर। तो बता दीजिए, एमएसएमई से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा सवाल, अच्छा आंसर देना। कहाँ स्थापित किया गया? सवाल पूछा देश का पहला एमएसएमई सेंटर। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये स्थापित किया गया था भाई किसके द्वारा? भीलवाड़ा। कहाँ पर? भिवाड़ी के अंदर। भिवाड़ी कहाँ है? अलवर के अंदर है। और आपको ये भी याद रखना है ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था?
ये राज सिक्कों के द्वारा स्थापित किया गया था। राज सिक्कों की स्थापना 3 जून 1961 को हुई थी। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सुनील परिहार इसके क्या है भाई? अध्यक्ष है, यानी चीफ है। ये भी आपको याद रखना है। ये क्या करता है? तो ये एमएसएम, ये रिको क्या करता है? तो रिको क्या करता है भाई? लघु उद्योगों को बढ़ावा देता है। लघु उद्योगों को बढ़ावा देता है और इनको वित्तीय सहायता देता है। कैसी सहायता? वित्तीय सहायता। याद रखना आपको, है ना। ऐसे सवाल अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। अगला सवाल देखो, ये सवाल है, वाह भाई वाह। निम्न में से किस महिला को मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है? ये तो आपको बताना ही बताना है भाई। मारवाड़ की नूरजहां के बारे में आपसे पूछा है, आप इसका गलत आंसर बता दो, ये तो हो नहीं सकता है ना। वेरी गुड। अच्छा सवाल है, मारवाड़ की नूरजहां किसे कहा जाता है? बताइएगा भाई। हाँ, अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल। और मारवाड़ की नूरजहां, हाँ, कल्पना जिसकी भी तैयारी कर रही है, आप अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, खुद पे कंसंट्रेट करो मेरे भाई। मारवाड़ की नूरजहां, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, अच्छा सवाल है। हाँ, बताओ भाई। सुमन सोनू, वेरी गुड। ये गुलाब राय को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? गुलाब राय। अब आप कहोगे सर ये गुलाब राय कौन थी? तो मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था विजय सिंह, और ये विजय सिंह की क्या थी? पासवान थी। पत्नी नहीं थी, क्या थी भाई? पासवान थी, या फिर इसको कहें तो प्रेमिका थी। कौन थी भाई? प्रेमिका थी। किसकी प्रेमिका थी? विजय सिंह की प्रेमिका थी। ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आपको ये भी याद रखना है कि इसको मारवाड़ की क्या कहा जाता है भाई? मारवाड़ की नूरजहां कहा जाता है। और विजय सिंह को जहांगीर का नमूना कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? जहांगीर का नमूना मारवाड़ के किस शासक को कहा जाता है? आप कहोगे सर ये कहा जाता है किसको? गुलाब राय को। और ये आपको याद रखना, ठीक है। लवर, ये कौन है भाई जो कह रहा है सर स्टेपनी थी? अरे भाई स्टेपनी नहीं कहोगे, कैसे कैसे आदमी हो यार तुम लोग। सर स्टेपनी थी, पत्नी नहीं थी तो स्टेपनी थी। ऐसे सवाल का जवाब नहीं देते हैं। सवाल में ये नहीं पूछा जाता स्टेपनी थी, टायर था, नहीं था, पंचर थी, क्या थी, है ना। प्रेमिका थी। वेरी गुड। पासवान थी। स्टेपनी शब्द यूज नहीं करोगे, ठीक है ना। स्टेपनी थी सर। गजब आदमी हो यार तुम लोग, पढ़े लिखे आदमी हो। इसने क्या किया था? गुलाब सागर का निर्माण करवाया था। किसके सागर का? गुलाब सागर का निर्माण करवाया था। इसने क्या किया था? तो आपको यह भी याद रखना है कि इन्होंने रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। कौन से तालाब का? रानीसर तालाब का निर्माण करवाया था। फिर आपको बताना है इन्होंने और क्या किया था। तो इन्होंने महिला बाग झालरा का निर्माण करवाया था। महिला बाग झालरा, यह भी आपको याद रखना है। फिर आपको याद रखना है कि इन्होंने विजय सिंह को कहा कि विजय सिंह जी आप एक पशुवध पर रोक लगाइए। तो इनके कहने पर विजय सिंह ने पशुवध पर क्या लगा दी? रोक लगा दी। और शराब के ऊपर भी क्या लगा दी? रोक लगा दी। देखो कितनी प्रभावशाली महिला थी, एक राजा को कह रही है देखो मैं बहुत सीधी सादी हूं, मुझे ये अटरम शटरम अच्छा नहीं लगता है, एक तो शराब पीने वाले मुझे पसंद नहीं है। राजा ने कहा यार आज के बाद छोड़ दी, कभी पीऊंगा ही नहीं, ये पीना तो बहुत बड़ी बात है, मैं अपने राज्य में भी नहीं बिकने दूंगा। तो शराब पर रोक लगा दी। और उसके बाद कहा कि कोई पशु वशु मत काटो, मुझे बहुत गिल्टी फील होती है, कोई पशु मरता है मेरे सामने, कोई काटता है, कैसे खाते हैं ये लोग पशुओं को। तो यार बस इतनी सी बात, आज के बाद बकरा खाना बंद, ठीक है। और उसके बाद पशुवध पर भी रोक लगा दी, शराब पर भी रोक लगा दी। ये बात अलग है कि इसकी हत्या हुई थी ना, इसकी क्या हुई थी? हत्या हुई थी। और हत्या किसने की थी? तो कहता कि मारवाड़ की एक बार गलियों से ये गुजर रही थी तो कुछ लोगों ने इसको पकड़कर क्या कर दिया? मार दिया। शायद इन लोगों ने लगाया होगा जिन्होंने शराब पर क्या लगाई थी? रोक लगाई थी। यार शराबी आदमी है, शराब का शौकीन है, और शराब पर रोक लग जाए तो क्या हालत होती है। लॉकडाउन के अंदर आपको पता है विमल बंद हो गई, मिराज बंद हो गई, बीड़ी बंद हो गई, लोगों के अच्छे अच्छे दरवाजे ब्लॉक हो गए थे, आपको पता है, न आ रहा था न जा रहा था, जोर लगा रहे थे चल रहे थे, पता है ना। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है कि भाई साहब जो आदमी जिसका शौक रखता है उस शौक को शौक के तौर पर काम में लेने दो। हाँ, अगला सवाल देखो,
तो ये अन्नारा बेगम। अन्नारा बेगम कौन थी? तो ये अपने मारवाड़ के एक शासक थे, कौन थे? मारवाड़ के एक शासक थे, उनकी एक प्रेमिका थी। और अन्नारा बेगम मारवाड़ के किस शासक की प्रेमिका थी? ये अगर आपसे पूछ ले तो आप क्या जवाब दोगे? बता दो भाई। अच्छा सवाल है। जयदेव सिंह जी कृष्णावत, बता दीजिए भाई। अन्नारा बेगम, सवाल अच्छा है और बेहतरीन सवाल है, गजब सवाल पूछा है। अन्नारा बेगम मारवाड़ के एक शासक थे जिनका नाम था गज सिंह। और ये गज सिंह की कौन थी भाई? मारवाड़ के गज सिंह की प्रेमिका थी, है ना। प्रेमिका कहूं या पासवान कहूं? आप नहीं कहोगे कि सर स्टेपनी थी। क्या होता है स्टेपनी? मुझे नहीं मालूम है, आप जानो और आपके काम जाने, है ना। तो ये भी याद रखना। रश कपूर, वाह भाई वाह, मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, है ना। तो ये रश कपूर कहां की थी? ये जयपुर की थी, है ना। और जयपुर के एक शासक थे जगत सिंह, और उनकी ये प्रेमिका थी। ये भी आपको क्या रखना है? ये याद रखना है ना। आगे बात करते हैं। बाकी गुलाब देवी तो गुलाब थी, गुलाब की जैसे पवित्र थी, है ना। गुलाब की तरह महक रही थी और बिल्कुल एकदम कैरेक्टरिस्टिक महिला थी, है ना। तो गुलाब देवी से रिलेटेड कोई सवाल बनता नहीं है। अगला सवाल देखिए, मानबाई का विवाह किस मुगल शासक के साथ हुआ? यह आपको बताना है। तो मानबाई का विवाह किस मुगल के शासक के साथ हुआ था? इसका आंसर देना है। भाई लोग आप वीडियो को लाइक कम कर रहे हैं, लाइक कर दीजिए भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है, फटाफट लाइक कर दीजिए। और उसके बाद देखिए, मानबाई का विवाह किसके साथ हुआ? इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास के अंदर एक महिला आती है जिसका नाम होता है मानबाई। और मानबाई का विवाह किसके साथ हुआ ये आपको बताना है। अच्छा और गजब का सवाल है। अगर आपने पढ़ा है तो आप इसका सही और सटीक आंसर दोगे, गलत कुछ भी नहीं बता पाओगे। बताइए। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल है, वेरी गुड वेरी गुड। मानबाई का विवाह किसके साथ हुआ था? गजब सवाल पूछा है आपसे, वेरी गुड वेरी गुड। मानबाई का विवाह किसके साथ हुआ? वेरी गुड। ये कौन है भाई? हाँ बढ़िया आंसर दे रहे हो भाई। छोड़ छाड़ की सलीम की गली, अनारकली डिस्को चली। कुछ लोग सलीम कर रहे हैं, कुछ लोग और कर रहे हैं, बता दीजिए। कुछ लोग कह रहे हैं सर जहांगीर के साथ हुई। वाह भाई वाह। हम्म, अच्छा और गजब का सवाल है। और गजब सवाल का गजब तरीके से आपको क्या देना है भाई? आंसर देना है और जवाब देना है। बताइए। मानबाई का विवाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हाँ बताइए। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। किसके साथ हुआ भाई? वेरी गुड। मानबाई का विवाह किसके साथ हुआ है? डापा चुप हो गए हो आप। तो ये हुआ था सलीम के साथ। किसके साथ हुआ था? सलीम के साथ हुआ था भाई। ये ऑप्शन सही है, क्योंकि मानसिंह की एक पोती थी जिनका नाम था मानबाई। जहांगीर और मानसिंह के जब संबंध बिगड़ते हैं तो कहते हैं कि इन संबंधों को वापस पुनः स्थापित करने के लिए इन्होंने अपनी एक पोती थी जो जगत सिंह की बेटी थी, उनका विवाह इनके साथ किया था, है ना। आगे बात करते हैं। और अगला सवाल है, ये क्या सवाल है? मेवाड़ के महाराणा जगत सिंह की धाई माँ थी नौजू धाई। और नौजू धाई का मंदिर कहाँ बना हुआ है जिसे धाई माँ के मंदिर के नाम से जाना जाता है? तो धाई माँ के मंदिर के बारे में आपको बताना है। बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल, बेहतरीन सवाल और गजब का सवाल है, सटीक आंसर देना है भाई। बता दीजिए। मेवाड़ के महाराणा कौन थे? जिनका नाम था जगत सिंह। और जगत सिंह की अपने धाई माँ के बारे में आपको बताना है। कौन थी जगत सिंह की धाई माँ? अच्छा सवाल है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जगत सिंह की धाई माँ, बढ़िया आंसर देना है भाई। मेवाड़ पढ़ते हो ना, तो मेवाड़ से रिलेटेड अपने सवाल पूछा है, तो बता दीजिए अब क्या हो सकता है। आंसर तो मैंने आपको सारे दे दिए हैं, आपके सामने रख दिए हैं।
थोड़ा सा दिमाग पर जोर लगाइए, ये मंदिर कहां पर बना हुआ है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, तो नौजूदाई का मंदिर किस जिले में है भाई? बढ़िया है भाई, बहुत बढ़िया आंसर दिया आप लोगों ने। लेकिन नौजूदाई का मंदिर है उदयपुर के अंदर। किस जिले में है? उदयपुर के बारे में, उदयपुर जिले में है। अब आपको पता है जगत सिंह से रिलेटेड अपनी प्रतियोगी परीक्षा में कौन कौन से सवाल पूछा जाता है? तो आप कहोगे सर जगत, इन्होंने एक तो जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया था, पूछ ले जगदीश मंदिर। जगदीश मंदिर को सपनों का मंदिर कहा जाता है। किसका मंदिर कहा जाता है? सपनों का मंदिर कहा जाता है। फिर आपको यह भी पता है कि इन्होंने रूप सागर तालाब का निर्माण करवाया था, रूप सागर तालाब। और इन्होंने जग मंदिर, जो इनके पिता करण सिंह थे, और जग मंदिर महलों का निर्माण पूर्ण करवाया था। जग मंदिर महल थे, उन महलों का इन्होंने क्या कराया था? पूरा निर्माण करवाया था। महलों का पूरा निर्माण किसने करवाया था? आप कहोगे सर तो करवाने वाले थे अपने जगत सिंह जी ने। और आपको पता है जगदीश मंदिर है, ये किस शैली में बना है? पंचायतन शैली में बना है। इसके वास्तुकार भी पूछ लिए जाते हैं। वास्तुकार थे, एक का नाम था भाणा और एक का नाम था मुकुंद। लेकिन पूछे किसकी देखरेख में यह मंदिर बना था? जिस व्यक्ति की देखरेख में यह मंदिर बना था उस व्यक्ति का नाम आप कहोगे सर, उस व्यक्ति का नाम था अर्जुन। क्या नाम था? अर्जुन था। ये भी आपको इसके बारे में क्या रखना है, ये याद रखना भाई। आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। और अगले सवाल के आंसर को आपको बताना है कि ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो लेकिन ठकुरानी जाय के पास नहीं है। किस दूर के संदर्भ में ये युक्ति प्रसिद्ध है, ये बताना आपको। और फटाफट ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक भी करना है भाई। अच्छा सवाल है, किलों से रिलेटेड आपसे सवाल पूछा गया है। ऐसा किला रानी जाय के पास, यानी रानी ने जिस बच्चे को जन्म दिया है उस किले के पास, उस व्यक्ति के पास ऐसा किला हो सकता है, लेकिन ठकुरानी जाय के पास ऐसा किला नहीं हो सकता है। अब बताइए भाई कौन सा किला है और किस किले के बारे में बात हो रही है, बता दीजिए भाई। अच्छा सवाल है और बेहतरीन आंसर देना है, बेहतरीन जवाब देना है। गजब सवाल पूछा है और गजब आपको आंसर देना है, बताइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गजब सवाल है। हाँ हाँ भाई हाँ, तो ये है अपने कुचामन किला। कुचामन किला का बारे में आपसे क्या क्या सवाल पूछा जाएगा, तो याद रखना कुचामन का प्राचीन नाम पूछे कि बताओ भाई कुचामन का प्राचीन नाम क्या था? आप कहोगे सर कुचामन का प्राचीन नाम था गोडाटी, गोडाटी। फिर आपसे सवाल ये पूछा जाएगा कुचामन किले के बारे में और कुचामन जिले के बारे में, ये कहां पर है? आप कहोगे सर ये तो नागौर में है। किस श्रेणी का है? आप कहोगे सर गिरी श्रेणी का है। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा, बताइएगा भाई इस किले को क्या कहा जाता है? अणखला किला कहा जाता है, अणखला दुर्ग कहा जाता है। और क्या कहा जाता है भाई? जागीरी किलों का सिरमौर। जागीरी किले हैं, जागीरी किलों का क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना है। फिर आगे बात करूं इस किले के बारे में, तो आपको ये भी याद रखना है कि इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसके जो निर्माता थे, निर्माता के बारे में पूछे तो जालिम सिंह थे। कुचामन के ठाकुर कौन थे? जालिम सिंह थे। किसके आशीर्वाद से? तो इनको एक महात्मा मिले थे, वनखंडी महात्मा, और वनखंडी महात्मा के आशीर्वाद से इन्होंने इस किले का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इस किले के अंदर मारवाड़ राज्य की टकसाल थी। मारवाड़ की राज्य की क्या थी? टकसाल थी। और इस टकसाल में कौन से सिक्के डाले जाते थे? तो यहां पर जो सिक्के डाले जाते थे, इकतीसंदा। सवाल पूछा जाता है इकतीसंदा सिक्का किस रियासत का था? या फिर इसको कुचामणी सिक्का कहा जाता था। कौन सा किस सिक्का कहा जाता था? कुचामणी सिक्का। ये भी आपको क्या रखना है, ये याद रखना। किसके बारे में याद रखना है? तो आपको याद रखना है भाई कुचामन के किले में। और कुचामन किले के बारे में ये कहा जाता है कि भाई ऐसा किला रानी जाय के पास भले ही हो लेकिन ठकुरानी जाय के पास ऐसा किला नहीं मिल सकता है, याद रखना है ना। आगे बढ़ते हैं, अपने 2 रन कम पड़े हैं, अर्धशतक बनाओ फटाफट। अच्छा सवाल पूछा है आपसे, क्या पूछा है सवाल देखो। कुंभा द्वारा निर्मित कुशाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बताइए। कुंभा ने एक मंदिर बनवाया था
जो है कुशाला माता का मंदिर, और कुशाला माता का मंदिर है वो कहाँ पर है ये आपको बताना है। बताइए। बदनौर, कुंभलगढ़, मातृकुंडिया। अच्छा सवाल है और बेहतरीन सवाल है, बताइए। गजब सवाल पूछा है और आंसर भी आपको तगड़े देने हैं भाई। अच्छा सवाल है, बेहतरीन सवाल है और गजब का सवाल है। गलत आप बताओगे नहीं ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बताइए भाई। हम्म। तो आपको ये पता होगा, ये 1457 में कुंभा ने 1457 में इस मंदिर का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। मालवा के शासक को हराया था। मालवा शासक को हराकर बदनौर के अंदर, और बदनौर के अंदर इसका मंदिर का निर्माण करवाया था। बदनौर कहां पर है भाई साहब? भीलवाड़ा के अंदर है। कहां पर है? भीलवाड़ा के अंदर है, याद रखना है आपको। आगे अपने बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। शिम्बुदड़ा व कोंडा क्या है बताओ भाई। अच्छा सवाल है। शिम्बुदड़ा और कोंडा के बारे में आपसे पूछा है, और शिम्बुदड़ा और कोंडा क्या है इसके बारे में आपको सही और तरीके से जवाब देना है। बताइए। गजब सवाल पूछा है और गजब तरीके से आपको आंसर देना है। यह तो मेरे हिसाब से लगभग लगभग सबको आ रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। शिमुद्रा और कोंडा, डी ऑप्शन, वेरी गुड। तो संत जसनाथ जी से संबंधित है, और ये जसनाथ जी से संबंधित क्या है भाई? ग्रंथ है। जसनाथ जी के गुरु का नाम पूछे तो आप कहोगे सर गुरु का नाम था गोरखनाथ। क्या नाम था? गुरु का नाम था गोरखनाथ। जसनाथ जी के बाद जसनाथ जी के बारे में आपसे पूछा जाएगा कि इन्होंने क्या, किससे मुलाकात की थी भाई? सिकंदर लोदी से मुलाकात की थी। सिकंदर लोदी ने इनको क्या दी थी? 500 बीघा जमीन दी थी। 500 बीघा जमीन दिल्ली के सुल्तान ने दी थी। फिर आपको यह भी याद रखना है कि प्रधान पीठ कहां पर है भाई? प्रधान पीठ आप कहोगे सर ये तो कतरिया सर के अंदर है। कतरिया सर कहां पर है? बीकानेर में है। आगे बात करता हूं मैं इसके बारे में। तो आपको पता है कि जसनाथ जी थे, जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक थे, और जसनाथी संप्रदाय में कितने नियमों का पालन किया जाता है? 36 नियम का पालन होता है। और एक वृक्ष है जिसका नाम है जाल। जाल को पवित्र वृक्ष कहते हैं, पवित्र वृक्ष। फिर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि इसके अंदर पवित्र पक्षी कौन सा है? तो मोर को ये क्या मानते हैं भाई? पवित्र पक्षी। लेकिन कंजर जनजाति के लोग मोर को खाते हैं। और इनकी याद में कौन सा नृत्य किया जाता है? अग्नि नृत्य किया जाता है। याद रखना है आपको। ऐसे सवाल अक्सर क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं भाई। क्या कर लिए जाते हैं? पूछ लिए जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल को देखते हैं। लेकिन अगला सवाल अपने क्या हो गया भाई? पूरा हो गया। लेकिन एक चीज याद रखो, जसनाथी संप्रदाय के बारे में आपसे पूछा जाएगा, जसनाथी संप्रदाय के पंच तीर्थ कौन से हैं? जसनाथी संप्रदाय के पंच तीर्थ के बारे में जब भी आपसे सवाल पूछे तो आप कहोगे सर एक तो है मालासर, एक कौन सा है भाई? लिखमादेसर, और कौन सा है भाई? पुंदरासर, और कौन सा है भाई? बाम्बलू, और कौन सा है भाई? पांचला। कौन सा है भाई? पांचला। पांचला नागौर में है, बाकी सारे के सारे कहां पर हैं? बीकानेर में है। ये भी याद रखना, कभी पूछ ले जसनाथी संप्रदाय के पंच तीर्थ कौन से और कौन से नहीं है। अब आपको पता है इनके समय दिल्ली का शासक था सिकंदर लोदी। मारवाड़ का शासक कौन था? बीकानेर का शासक था राव बीका, और राव बीका और राव लूणकरण के समकालीन थे ये भी याद रखना। दो शासकों के ये क्या थे? समकालीन थे। और इनका मंदिर बना हुआ है कतरियासर बीकानेर में बना हुआ है ना। तो ये भी आपको क्या रखना है? याद रखना है। आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसी तरह से तक्षशिला एकेडमी जोधपुर के यूट्यूब चैनल पर अपना स्नेह और प्रेम बरसाते रहेंगे, और अपने अध्ययन और अपनी पढ़ाई को नए आयाम तक लेके जाएंगे। तैयारी करिए, जबरदस्त करिए, और दबाकर करिए कि एक दिन आपको इस बेरोजगारी रूपी दुनिया से
सरकारी नौकरी वाली दुनिया में जाना पड़े और आप अपनी एक्सपेक्टेशन को प्राप्त करो। बाकी कल मिलूंगा आपसे नए जोश, नए जुनून और नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।